नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में आज की खबर, क्या अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका टैरिफ में भारत को रियायत देना चाहता है। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया बोल रहा है में सबसे बड़ी बहस। ऐसा लगता है टैरिफ टेरर के दम पर दुनिया को झुकाने वाले ट्रंप अब उनकी अक्ल ठिकाने आने लगी है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जिस मकसद से टैरिफ लगाया गया था वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा, ये सरासर गलत दावा है, ये झूठा दावा है। मैं आपको फैक्ट से दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। खैर, ट्रंप की तरह स्कॉट बेसेंट भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध का आरोप लगाते हुए, रूस से तेल खरीदने का एलिगेशन लगाते हुए, रूस को फंड करने का आरोप लगाते हुए 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। लेकिन अब स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने का उनका मकसद पूरा हो गया है। अमेरिका का भारत पर से टैरिफ हटाने का संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत की खबर है। और अगर ऐसा होता है तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही भारत की जीडीपी को और रफ्तार मिलेगी। लेकिन क्या अमेरिका खेल खेल रहा है? क्या अमेरिका चाल चल रहा है? क्या अमेरिका साजिश कर रहा है? क्योंकि जहां से मैं देख पा रहा हूं, वहां से भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है। अभी नवंबर 2025 के आंकड़े मेरे सामने हैं और नवंबर 2025 में 2025 का सबसे बड़ा खेप ऑर्डर करके मंगाया गया, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया गया। तो फिर ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह ईयू और इंडिया की वो मदर ऑफ ऑल डील तो नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कहीं फिर से वो कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं वो फोमो के शिकार तो नहीं हो गए? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, क्या अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेके? जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से उनके सिर पर दुनिया का दरोगा बनने का भूत सवार है। चौधरी बनना चाहते हैं दुनिया के। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही अपनी टैरिफ टेरर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला डाला और ऐसा ही उन्होंने भारत के साथ भी किया। मुंह में राम, बगल में छुरी। ट्रंप ने कहा कि भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है और बदले में भारत से मिले धन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है, इसलिए भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाओ। यह बात अलग है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है और उसके बाद तुर्की खरीदता है, जो नेटो में अमेरिका का सहयोगी है। इसके अलावा तकरीबन पूरा यूरोप अमेरिका रूस से सप्लाई होने वाले तेल और गैस पर डिपेंडेंट है। ट्रंप को लगा था कि जैसे उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया के ताकतवर देशों को झुकाया, वैसे ही वो भारत को भी झुकाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके पत्ते बेकार हो गए। उन्हें शायद नहीं पता था कि एक दशक पहले बदला भारत का निजाम और उसी वक्त से, उसी समय से मिजाज भी बदल गया। ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रह गए, मोदी के साथ दोस्ती का दम भरते रह गए, लगे हाथ भारत के खिलाफ ऊटपटांग बयान भी देते रह गए, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। यानी भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने साम दाम दंड भेद हर हथियार साबित कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सारे हथियार बेअसर साबित हुए। इसके बाद अब ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कहते सुने जा सकते हैं कि अमेरिका बहुत जल्द भारत के साथ एक बेहतरीन डील करने जा रहा है। अरे भाई, क्यों आपको डील की इतनी जल्दी है? हम तो जल्दबाजी कर नहीं रहे। आपको अगर डील की इतनी जल्दबाजी थी तो आप टैरिफ इंपोज करने से पहले डील कर लेते। अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद पूरा हो चुका है, यानी संकेत है कि वो जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा हुआ है वो हटा दिया जाएगा। मकसद क्या था? जिस मकसद के पूरा होने का दावा ट्रंप प्रशासन कर रहे हैं, इस मकसद के पूरा होने का दावा महज कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया। तो हम आपको बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है और यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका किस बात से बेचैन हो गया है।
और क्यों जल्द से जल्द भारत से एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ट्रेड डील करना चाहते हैं, बेहतरीन ट्रेड डील करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, इसलिए भारत पर से अमेरिका टैरिफ घटा सकता है? 25% टैरिफ घटा सकता है अमेरिका। अमेरिका अभी 50% का टैरिफ लगा रहा है। दावा यह है कि रूस से तेल खरीदने पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया और भारत की 35% टैरिफ घटाने की मांग। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी और विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया गया उसको हटाने पर विचार कर रहा है। यह टैरिफ ट्रंप सरकार ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को रोकने के लिए लगाया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ अपना मकसद पूरा कर चुका है और इसे हटाने की स्थिति बन सकती है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पर लगाया टैरिफ 25% का बहुत कामयाब रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया, बहुत को कोट कर रहा हूं मैं, इसलिए टैरिफ हटाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन्हें हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन रूस से हमने कब कितना तेल खरीदा और कितना कम किया है, इसके आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। साल 2021 में रूस से हम 2.31 अरब डॉलर का तेल खरीदते थे। 2022 में जब बाइडेन वहां आया और बाइडेन ने कहा ईरान के तेल को छोड़कर आप दूसरे ऑप्शंस देखिए, तो हम रूस की तरफ गए। और 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और जब बाइडेन की वापसी अमेरिका में हुई, तो उस साल हमने तेल मंगाया रूस से 25.5 अरब डॉलर का। फिर साल 2023 में बढ़कर 48.63 अरब डॉलर हो गया। 2024 में 52.2 अरब डॉलर हो गया और साल 2025 के आंकड़े जो हैं वो आए हैं, वो 37.1 अरब डॉलर के। तो 52 और 37 में मुझे नहीं लगता कि बहुत कम का अंतर दिखता है। हाँ, 20% के आसपास आप ले सकते हैं, 20-25% के आसपास। लेकिन उसमें भी एक बहुत दिलचस्प जानकारी, 2022 जनवरी से 2026 तक रूस से करीब 144 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है भारत ने। 2022 में भारत ने अपनी जरूरत का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से आयात किया। लेकिन साल दर साल देखा जाए तो भारत ने रूस से तेल आयात की मात्रा को कम तो किया है, लेकिन 2021 के आंकड़े को देखेंगे तो भारत का कच्चा तेल खरीद 2021 के मुकाबले 2026 तक भी कई गुना ज्यादा है। तो अमेरिकी प्रशासन क्या दावा कर रहा है, स्कॉट बेसेंट क्या कह रहे हैं कि रूस से भारत ने तेल खरीदना बिल्कुल कम कर दिया? मुझे नहीं लगता बहुत कम कर दिया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अमेरिका के दावों में दम नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने भले ही रूस से अक्टूबर 2025 में कुछ कम मात्रा में तेल खरीदा, लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर है। लेकिन अगर आप नवंबर के आंकड़े देखेंगे, जब ये धमकीबाजी चल रही थी, जब ये अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप लंबी लंबी फेंक रहे थे, तब भारत ने कितना टन खरीदा? नवंबर 2025 में भारत ने 7.7 मिलियन टन ज्यादा तेल खरीदा है। यह अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 तक के टाइमलाइन पर देखेंगे तो यह ऑल टाइम हाई है। नवंबर में भारत ने 3.7 बिलियन डॉलर का ज्यादा तेल खरीदा। तुम चिल्लाते रहो टैरिफ टैरिफ। हमारी एनर्जी सेक्टर जहां सुरक्षित होगी, जहां से हमें परचेज इजी और सस्ती मिलेगी, अब वहां से खरीदेंगे। 3.7 बिलियन डॉलर का ज्यादा तेल नवंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और उसकी मंडली की धमकी के बीच। अब आते हैं उस सवाल पर जिसको लेकर अमेरिकी प्रशासन में ट्रंप से लेकर उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक लगातार भारत के साथ जल्दी और बेहतर डील करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी है, या यूं कहें एक ऐसा फैसला कर दिया है जिससे पूरा ट्रंप प्रशासन सख्ते में। इनके पैरों तले जमीन निकल गई है, काटो तो खून नहीं, शरीर ठंडा पड़ गया इनका। पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति को समझ नहीं पाए और ट्रंप प्रशासन हिल गया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की बेचैनी बहुत बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे हैं बहुत सुंदर डील करने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन डील करने जा रहे हैं। और अब ये नरमी क्यों है ट्रंप एंड टीम में?
तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी और पहली वजह वो ये है, भारत के साथ दुनिया खड़ी हो रही है। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा ने संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कई ऐसे देश हैं। लेकिन हाल में एक बयान दावोस के मंच से ही सामने आया, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली ट्रेड डील ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, खास करके अमेरिका को। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। आप सुनिए उर्सुला वॉन डेर, जो कि भारत पहुंच चुकी हैं, उन्होंने दावोस में क्या बयान दिया था, जिस बयान को सुनकर अमेरिका तक हिला हुआ है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. यूरोपीय यूनियन इंडिया को इकोनॉमिक पावर हाउस करार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, याद कीजिए। याद आया? इंडिया डेड इकोनॉमी है। यूरोप कह रहा है सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी है, सबसे डायनामिक इकोनॉमी है। तो क्या ट्रंप साहब अलग थलग पड़ गए क्या? दिल की धुक धुक बढ़ गई क्या? भारत यूरोप की कुल आबादी 2 बिलियन है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुनिएगा जरा कान खोल के। भारत अमेरिका में 11 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। डील के बाद अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी भारत की। भारत का टैलेंट आउटसोर्स यूरोप की तरफ ज्यादा जाएगा। मैं तो कहता हूं पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील एफटीए का ऐलान हो सकता है। उर्सुला वॉन डेर आ चुकी हैं भारत। 27 जनवरी को इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी और इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा सौदा, यानी कि जितने भी सौदे हुए सबकी अम्मा। और इसी से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत डर लग रहा है। दशकों के इंतजार के बाद यह पूरा होने जा रहा है। इस बीच यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भारत पहुंच गए हैं। ईयू के टॉप लीडर्स गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिसके बाद अब फ्री ट्रेड डील पर बातचीत होगी। खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सामरिक यानी कि सुरक्षा, टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, इकोनॉमी, आउटसोर्सिंग, आईटी सर्विसेज, हर एक क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही ग्लोबल स्तर पर तनाव बढ़ने और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता कम हो, इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है। यूरोप की भी कम हो, भारत की भी कम हो। एजेंडा एक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उर्सुला वॉन डेर नई दिल्ली पहुंच गई हैं और यात्रा के दौरान यूरोप के 26 प्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं, जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, रणनीतिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। अब जल्दी से एक आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आज की डिबेट शुरू करेंगे। भारत और ईयू के बीच अभी तक कितना व्यापार है? अभी तक जो व्यापार है 2024-25 के आंकड़ों में 136.5 अरब डॉलर का ट्रेड है। भारत ईयू डील के बाद ये 200 अरब डॉलर के ट्रेड पर पहुंचाया जाएगा।
सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत के व्यापार को देखते हुए एक बड़ा बाजार भारत को भी मिलेगा, ईयू के भी 140 करोड़ लोगों के देश का मार्केट मिलेगा। इसलिए भारत से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, नौकरियां बढ़ जाएंगी और भारत में स्टार्टअप्स बढ़ेंगी, भारत में निवेश बढ़ेगा, नई कंपनियां बनेंगी और इकोनॉमिक जो ब्लॉक है ईयू और भारत का, उसमें स्टेबिलिटी देख सकते हैं आप। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। आपको मेहमानों से आज के परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों की जानकार हैं। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का बहुत वेलकम करते हैं। पहला सवाल मैं संजीव श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की हेकड़ी निकल गई? अब इस मदर ऑफ ऑल डील के बाद वो कह रहे हैं कि अमेरिका भी बहुत सुंदर डील करना चाहता है और हम ये टैरिफ हटाना चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत से भारत से बात करना चाहते हैं। अब मैंने कहा कि अरे भाई आप कीजिए ना प्यार मोहब्बत से बात, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं और हमने ये भी नहीं कहा कि आप टैरिफ हटा लो। जी, अपना सवाल एक बार फिर से आप रिपीट करें। मेरा सवाल ये, क्या अमेरिका की हेकड़ी निकल गई भारत के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर में, आर्थिक युद्ध में? जी जी, विवेक जी, आपको और हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारत ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो आर्थिक आक्रामकता है, जो इकोनॉमिक एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को वेपनाइज करके पूरे विश्व के सामने इम्पोज किया था, उसको भारत ने बहुत ही संकल्प के साथ उसको डील किया है। और भारत ने एक विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे और संकल्पबद्ध तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस एग्रेशन का, इस चुनौती का सामना किया है। और भारत का जो अप्रोच है वो आज भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संतुलित है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के जो हमारे संबंध हैं वो जाहिर है कि बहुत ही प्रगाढ़ है, मजबूत है, उनका जो आधार है बहुत गहरा है। उर्सुला वॉन डेर जो भारत में आ रही हैं, वो भारत और ईयू की जो 16th जो समिट है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी और भारत और यूरोपियन जो यूनियन है अपने संबंधों को पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं डावोस में कहा कि ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो ट्रेड डील एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। और जाहिर है कि ये जो दोनों ही, जो भारत और जो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा ब्लॉक है, वो 200 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और जाहिर है कि 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इस इंडिया ईयू के बीच में कवर होती है। तो ऐसे में ये जो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट यदि भारत और ईयू के बीच में जो कि साइन होने जा रहा है, वो जब कंक्लूड होगा तो भारत और ईयू के बीच का जो व्यापार जो लगभग 136 बिलियन डॉलर्स का वर्तमान समय में है, इसका स्तर बहुत ऊंचा होगा। और 200 क्या, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले कई वर्षों में ये 500 बिलियन डॉलर्स तक भी हम इसको ले जाने का लक्ष्य रख सकते हैं, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संदर्भ में इसी तरीके का एक विजन पेश किया गया था। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अपार संभावनाएं हैं। इसी बात पर घबराए हुए हैं कि भारत ईयू डील जो है वो बहुत बड़ी डील होने जा रही है, मदर्स ऑफ ऑल डील। बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये जो पूरी जो डील है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्लियर और लाउड एंड क्लियर मैसेज देगी कि कोई भी ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील जो है, वो एक सकारात्मक तरीके से बातचीत के माध्यम से एक विन विन फार्मूले के आधार पर भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप जो टैरिफ का जो है वेपन दिखाएं और उस आधार पर डील करें, तो उस आधार पर तो डील हो नहीं सकती और भारत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो ट्रेड डील है वो अन्य राष्ट्रों के साथ करके भारत और यूरोपियन यूनियन जो दोनों ही बड़े जो ब्लॉक्स हैं और बड़े भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है, वो अमेरिका को सीधा मैसेज दे रहा है कि अमेरिका अपने कदमों पर लगाम लगाए, नहीं तो भारत और यूरोपियन यूनियन के पास अन्य ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और हमारी अपनी जो पार्टनरशिप्स के बाद, सही बात है, यूरोप खुद हथियार बना सकता है, इसके अलावा जो भी चाहिए वो भारत के पास है और भारत भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम शुरू कर चुका है। मनीष भाई का रिएक्शन चाहूंगा
क्या ईयू और भारत के डील से डरा अमेरिका, इसलिए बैकफुट पर है, कह रहा है हम भी डील करना चाहते हैं, हमने टैरिफ हटाने पर फैसला अभी करना शुरू कर दिया, 25% का टैरिफ भी हटा लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आप इसको कंपेयर करिए, स्कूल की फीस होती है, अगर आप फीस पे ना करें तो स्कूल में पेनल्टी लग जाती है। स्कूल जानता है कि वो फोर्स नहीं कर पाएगा, पेनल्टी कोई पेरेंट देगा नहीं, लेकिन वो पेनल्टी लगाकर इसलिए दिखाते ताकि फीस टाइम पर आए। अमेरिका चाहता है, अमेरिका के एंगल से समझिए, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो, और भारत चाहता है मैं दोनों के साथ खड़ा हूं, रूस के साथ भी खड़ा हूं, अमेरिका के साथ भी खड़ा हूं, और यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार भी करूंगा। मैं गुटनिरपेक्ष था और गुटनिरपेक्ष रहूंगा। अमेरिका को लगता है कि मैं उसको मोहरा बना लूं, और रशिया कहता है कि मैं भरोसेमंद पार्टनर बन जाऊं, और भारत कहता है कि आज मेरे साथ जो स्टेबिलिटी जुड़ गई है, मैं इस स्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता हूं, भारत के जीडीपी बढ़ाना, भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, इंटरनेशनल इमेज बढ़ाना, बड़ा मार्केट तैयार कर देना, उस डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूं। तो समस्या क्या है? समस्या ये, ट्रंप से ये सब सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि कहां वो चाइना को रोकना चाहता था कि 2 की जगह 3 पावर सेंटर होते जा रहे हैं, कहीं इंडिया चौथा पावर सेंटर तो नहीं बन जाएगा। रोकने चले थे चीन को, और भारत भी पावर सेंटर बनता जा रहा है, इसलिए उसे लग रहा है कैसे ना कैसे भारत को तो अपनी साइड ले लूं। और भारत कह रहा है मैं आपकी साइड आऊंगा, लेकिन परमानेंट और फुल टाइम नहीं आऊंगा, मैं सब टेबल पर बैठूंगा, अपने भले की बात सोचूंगा। आपको याद होगा मोदी जी ने 2 साल पहले कहा था, आज का भारत निगाह से निगाह मिलाकर सम्मान से बात करता है, सम्मान चाहता है। तो मुझे लगता है भारत के लिए ये चुनौती का समय है, और चुनौती के साथ साथ अवसर है। अगर अमेरिकी बाजार में टैरिफ की वजह से मौके घटेंगे तो पूरे यूरोप से मौके बढ़ेंगे, पूरे रशिया से मौके बढ़ेंगे। उसका नतीजा होगा कि आने वाले समय में जब वापस अमेरिका लौट के आएगा कि भाई मदर ऑफ डील कर लो, तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला जाएगा, व्यापार घाटा इक्वलाइज होगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। मैं समझता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब आ रही है जब हम पेशेंस से काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। डील पर किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम रिएक्ट करना शुरू कर देंगे तो ट्रंप की तरह हम भी बड़े बोले हो जाएंगे। और हो क्या रहा है, मोदी जी जवाब ही नहीं देते। बैकडोर चैनल से पीयूष गोयल जी कुछ कोशिश कर लेते हैं, एस जयशंकर कोशिश कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, लेकिन भाई साहब हमने काउंटर किया। जी, कमाल हाँ, की कूटनीति चली है निश्चित रूप से। और मजे की बात है, मोदी जी यहां अकेले श्रेय लेना नहीं चाहते, वो पूरी टीम के साथ है, वो भारत के और विश्व के सिस्टम के साथ है। आज पूरे विश्व को यह पता है कि आज नहीं 10 साल बाद अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो जो पॉलिसी है वो चलेंगी। लेकिन ट्रंप के साथ जो ट्वीट आज किया, पता नहीं वो ट्वीट कल मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता। तो ये भरोसे का भरोसे के साथ आती है डील। कोई बंदूक के कनपट्टी पर बंदूक रख के थोड़ी आती है। अब मैं मनीष जी से कोई डील करना चाहूं, उनको डरा धमका कर, कल जो मनीष जी को मौका मिलेगा वो हमारी चलती फिरती कर देंगे 1 मिनट में, क्या तुमने तो धमका के काम करवाया भाई, अब तुमसे हमारी क्या दोस्ती। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कनपट्टी में बंदूक रख के डील करा लें, मिसाइल और धमकी से डील करा लें। डील भरोसे से होती है, और भरोसा खत्म हो गया अमेरिका का। वो उसका नाम है ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट बिल्डिंग इंडिया के फेवर में है। और ट्रंप इस बात से बहुत परेशान है। अरे सहन नहीं होगा, हो रहा होगा सर, इनकी छाती पर सांप लौट रहा होगा, रात में नींद नहीं आएगी इन लोगों को। आशीष जी का रिएक्शन चाहूंगा। आशीष जी क्या कहेंगे आप, ये किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए? आगे कुआं पीछे खाई, यूरोप भी गया, भारत भी गया। क्या ये आप सवाल मेरे से कर रहे हैं? बिल्कुल आशीष जी, आपसे सवाल है। विवेक, देखिए मेरा थोड़ा इस पे एक वाइडर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर पैनलिस्ट जिन्होंने अपनी बात बोली। इसके 2 पहलू हैं विवेक, जिसको समझना होगा, और इस तरह के पैनल डिस्कशन का बड़ा मेजर रोल होता है ओपिनियन फॉर्मेशन में, अपने बीएससी और एनएससी को स्ट्रेंथन करने में, बिकॉज हर इंसान जो आपसे जुड़ा है, आपके चैनल से जुड़ा है, वो कुछ ना कुछ इससे ड्रॉ करता है। बिल्कुल। तो पहला पहलू विवेक ये है कि ट्रंप की ये जो टैरिफ नीति है, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक तरीका है उनका
कुछ ट्रेड डेफिसिट्स को रिकवर करने का, कुछ अपने इंटरनल होम फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपेंडिचर्स को कट करने का। 60-70 एजेंसी से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, WHO से और नाटो से कम कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर। उनका ये टैरिफ का यूनिक तरीका जो है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था विवेक। ट्रंप को इस तरह से देखना होगा कि ये उनका अप्रोच है फॉर ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो उनके इमीडिएट नेबर्स हो, या उनका बिगेस्ट राइवल हो चाइना हो, या उनके खास मित्र हो यूरोपियन कंट्रीज हो, जिनके साथ वो कई अलायंस में है, इंक्लूडिंग मिलिट्री अलायंस। तो ये उनका एक ग्लोबल अप्रोच है कि उनके जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जिसकी वजह से वो आज एक, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, रेजर्स एज ऑफ द इकोनॉमी पे बोलते हैं। उनके यहाँ डिमांड ऑन सप्लाई की एक ऐसी चैलेंजिंग स्टेट आ गई है कि अगर हल्का भी डिमांड में फॉल हुआ तो प्रोडक्शन फॉल करेंगे और अमेरिकन इकोनॉमी एक रिसेशन में चली जाएगी। ये उन्होंने इनहेरिट किया है अपने प्रीवियस प्रेसिडेंट से। तो एज अ डेस्परेट मूव, एंड ही इज अ गुड बिजनेसमैन, ही इज अ बिलियनर, ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि अगर हम टैरिफ का धमकी देंगे तो शायद कंट्रीज हमसे अच्छा ट्रेड डील्स करेंगी। और ये फैक्ट है, जैसे इंडिया जैसा प्लेयर जो कि टेक्नोलॉजी में यूएस से काफी पीछे है, तो हमारे और अमेरिका के बीच का ट्रेड डेफिसिट काफी है। तो इस मुद्दे से अगर हम देखना चाहें तो ही इज नॉट टारगेटिंग इंडिया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने हमें आंख दिखाई है, क्योंकि बार बार उन्होंने अपने बयानों में बोला है कि वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको भी ये पता है कि वी आर अ बिग मार्केट। तो हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि उन्होंने दो अलग अलग ब्लॉक्स में हमारे ऊपर टैरिफ लगाई थी। एक 25% की लगाई थी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, और एक प्यूनिटिव टैरिफ लगाई थी एडिशनल, कि अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे तो रशिया इस पैसे को यूज करेगा यूक्रेन वॉर के फंडिंग के लिए। तो प्यूनिटिव टैरिफ उन्होंने कई देशों पे लगाई थी, हम भी उनमें से एक थे। आप समझना चाहें कि वो क्या कर रहे हैं, तब शायद एज अ नेशन हमारा रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्शन। आई वुड अप्रिशिएट आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, मिस्टर जयशंकर का बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्सेज हुए हैं जब जब ये थ्रेट हमारे ऊपर आए हैं। जबकि हमने देखा है कि कई बार हमारी मीडिया में किन्हीं कारणों से इस पे बहुत रिएक्ट किया गया। तो रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स को समझिए और इसको जानने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप इस वक्त ग्लोबल क्रूड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वेनेजुएला से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, रशिया का क्रूड बिकने नहीं देना चाह रहे हैं, ईरान के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। आज भी उनकी कुछ फ्लीट्स टुवर्ड्स ईरान जा रही हैं जैसी कि खबर है। तो वो ऑयल कंट्रोल करके अमेरिकन इकोनॉमी के चैलेंज को अलाइन करना चाहते। लेकिन क्या इसमें वो सक्सेसफुल होंगे? हाँ, यूरोप के साथ वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी भी इतनी ही एंडेंजर्ड है आज की तारीख में जितनी अमेरिकन इकोनॉमी है। जबकि इंडिया का इस समय इट इज आवर टाइम। तो हमें इसमें इसीलिए विदेश मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्सेज दिए हैं। और इसी वजह से अमेरिका, जैसा कि आपने बताया, वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में ही जो प्यूनिटिव 25% टैरिफ ओवर एंड अबव द स्पेक्ट्रम टैरिफ ऑफ 25% लगाया था सारे इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस पे, वो शायद वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है। आपकी भी रिसर्च टीम ने अच्छा एक डेटा दिखाया शुरू में, विवेक, आपने उसमें दिखाया कि कैसे पिछले 5 वर्षों में हमने रशियन क्रूड ज्यादा से ज्यादा ही खरीदा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो आपने उसमें सारा जिक्र, या अमेरिका ने भी सारा जिक्र वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे किया है कि कितने यूएस डॉलर्स का हमने तेल खरीदा रशिया से जी। जबकि फैक्ट यह है कि 2021 से आज तक क्रूड बास्केट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है वो 30, 40, 50% हुआ है। तो जब हमने 21 में एक्स अमाउंट क्रूड खरीदा था, उस वक्त रशियन क्रूड शायद $110 था, ब्रेंट को भी कुछ आसपास ऐसे ही, और आज की तारीख में वो $65 है। तो फैक्ट ये है कि हमने रशिया से क्रूड खरीदना कम नहीं किया है, वो क्रूड ऑयल का जो प्राइसिंग है वो चेंज हुआ है। तो हम अभी भी रशिया से उतना ही क्रूड खरीद रहे हैं। मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि पिछले 3-4 महीनों में इसमें कोई फ्लक्चुएशन आई हो, क्योंकि ये साइकिल 45 से 60 दिन के बीच का हमको डेटा पता चलता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल अराइवल एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड। तो हमें इस समय डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट्स इसका इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो डरे नहीं है। IMF ने अभी पिछले हफ्ते बताया कि हम 7.2% की GDP मेंटेन कर पाएंगे। तो हाँ, अमेरिका को धीरे धीरे ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यूरोप
और कनाडा और मेक्सिको और चाइना, इन चारों के साथ वो अपने संबंध जैसे कर रहा है, इन एडिशन टू रशिया और नाटो को जैसे चैलेंज कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए शायद फायदेमंद नहीं होगा। नहीं होंगे, बिल्कुल। मैं हो भी वही सकता उसी है बात पर आ रहा क्योंकि था। रशिया जी, आपने दो तीन चीजें कही कि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस का मॉडल है, चूंकि बिजनेसमैन है, वो ट्रेड पर टैरिफ लगाकर वो प्रेशर बनाना चाहते हैं और ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत कम टैरिफ लगाया, अगर हम भारत के लिहाज से भी देखें या फिर पाकिस्तान, खैर उनके पास उनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, इस बात को उनका ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे हाँ, तो मैं वही बात कर negligible रहा था। हाँ, ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है। प्लस वो पाकिस्तान को एज अ पॉन यूज कर रहे हैं ईरान के लिए, एज अ पॉन यूज कर रहे हैं। अभी उन्होंने परसों जो एक वो नया फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है, बोर्ड ऑफ पीस, जो कि वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस को डाइल्यूट करने के लिए एक नया स्टेप, इसको लोगों को समझने में टाइम लगेगा क्योंकि एकदम ही नई करेंसी मार्केट और ट्रेड के लिए और अपनी फैमिली बिजनेस के लिए भी एज अ पॉन यूज किया जा रहा है पाकिस्तान को। मैं उस पर आऊंगा। मैं मलिक साहब से जानना चाहूंगा, मलिक साहब, क्या ये उभरते भारत की जीडीपी की और भारत की इकोनॉमी की ताकत है जिससे अमेरिका को नरम होना पड़ा? विवेक, थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, देखिए हम ये देखें कि अमेरिका पिछले 1-1.5 साल से इतना जिटरी क्यों हो रहा है, इतना बेचैन क्यों है और इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें क्यों की जा रही है, जबकि टॉप मोस्ट लेवल से। देखो कोई ना कोई तो रीजन है इसका, और इस रीजन पे जाने से पहले हमको ये भी देखना होगा कि उस टाइम भारत की स्थिति, बाइडेन प्रशासन के साथ क्या क्या संबंध हमारे, अपना कितना बैलेंस आउट हम चल रहे थे। देखिए ये बाइडेन प्रशासन ही था जिसने हमको रशिया से ऑयल खरीदने के लिए एनकरेज किया था, ये कहा था कि ईरान से आप कम कीजिए और अपने अल्टरनेट रूट ढूंढिए, कहीं से और से ले सकते हैं। उनका मकसद यह था कहने का कि उस टाइम जितना हम कंक्लूड कर पाते हैं कि ऑयल प्राइसेस आउट ऑफ द कंट्रोल ना होए। और यह बात बिल्कुल सही है कि भारत ने इस दौरान जितना रशिया से इंपोर्ट किया है उसने ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आते हैं कि बात जी, मेरा दूसरा पॉइंट है, मैं बेस थोड़ा रूट पॉइंट पे जाता हूं। अमेरिका में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां के प्रेसिडेंट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखिए सारा कहानी, अमेरिका इस टाइम अपने आप को फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और ये क्यों फील कर रहा है? क्योंकि देखिए बड़े बड़े जानकार बैठे हैं, ऐसा नहीं बाइडेन प्रशासन में फाइनेंशियल के जानने वाले नहीं थे या ट्रंप साहब के पास सलाहकार नहीं है फाइनेंशियल के, सब जानते हैं कि गोल्ड कहां जा रहा है, सिल्वर कहां जा रहा है। और ये जो ब्रिक्स का जो इश्यू आया पिछले 4-5 साल में, जो ब्रिक्स इश्यू उभर के आया है, देशों ने रियलाइज किया कि अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ने का एक ही तरीका है कि डॉलर की जो कीमत है उसको कम किया जाए, डॉलर के रिजर्व्स को कम किया जाए। यही रीजन था कि रशिया ने यूक्रेन वार शुरू होते ही या उससे थोड़ा पहले ही अपने डॉलर्स के रिजर्व्स को कम करना शुरू कर दिया था। यही रीजन था कि भारत और रशिया और इवन चाइना रशिया, उनका जो ऑयल का जो ट्रेड चल रहा था दैट वाज नॉट इन डॉलर, इट वाज इन म्यूचुअल करेंसीज। इसके बाद अब वेनेजुएला का प्रॉब्लम आती है। वेनेजुएला का भी यही इशू था कि वेनेजुएला के और चाइना की जो करेंसी चल रही थी आपस में, वो उनकी लोकल करेंसी थी, म्यूचुअल करेंसी थी। अब सवाल यह था, अगर इन सारे डॉट्स को आप जोड़े तो आखिर इतनी क्या घबराहट आ रही है अमेरिका के अंदर? देखिए अमेरिका के अंदर एक तरह से 38 ट्रिलियन के जो उनके पास कर्ज आया हुआ है, और इतनी सारी, जैसे कि हमारे वक्ता ने बताया, इतनी सारी उनके पास वो ऑस्टेरिटी मेजर्स जिनको बता रहे हैं, असलियत में ये उनकी घबराहट है। और आज की डेट में आपने इंट्रोडक्शन में जो बोला कि भारत के साथ जो यूरोपियन यूनियन जो 27 देश हैं और जो उनका मिला हुआ यूनियन भारत के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है, ये मजाक बात नहीं है, ये सच में उनको घबराने वाली बात है। और शायद इसी बात से लेकर वो फीलर्स दे रहे हैं कि हम आपसे 25% का जो आपका हमने लगाया था रशियन के ऊपर प्यूरिटिव जो टैरिफ था, वो हमको शायद हटा देंगे। और आप याद कीजिए, हम आपके साथ कभी कभी बात करते थे, हम कहते थे कि मार्च अप्रैल शायद ये 25% जो टैरिफ लगाया है जो ट्रंप ने, ये खत्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, तो हम थोड़ा सा स्टडी करते तो हमें ये लगता था कि देखिए सबके वाटर टेस्ट करेंगे, सबके पानी टेस्ट करेंगे। आज भारत और इजराइल को छोड़ के सबके टैरिफ उन्होंने कम कर दिए, घटा दिए। यहां तक कि चाइना को तो घेरने के लिए जब वो गए टैरिफ लगाया, चाइना ने ऐसा जवाब दिया कि उनको वापस में G2 की भाषा पे आना पड़ा। और G2 की जब भाषा पे आना पड़ा तो उनको लगा चाइना तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। तो हम कल भी आपसे ये बात कर रहे थे कि ये जो खेल वो खेल रहे हैं ना ईरान के थ्रू, ये सब चाइना के बाद ये ना टाइटन द नोज अराउंड द चाइना, ये वो वाला खेल है। चाइना ने कहा कि हम तुमको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे ही नहीं, बनाते रहो, सेमीकंडक्टर बनाते रहो,
मोबाइल फोन बनाते रहो, मिसाइल्स बनाते रहो, एरोप्लेन बनाते रहो, बोइंग 747 और अपाचे और जो भी आपको बनाना है। इसके बाद अब क्या हुआ, चेरी ऑन द टॉप, कहते हैं ना एक करेला होता है और एक नीम चढ़ा करेला होता है, वो कहते हैं कोढ़ में खाज हो जाना। अब दो अलग अलग देशों ने कहा कि हम तुम्हारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी बेचेंगे। भारत ने 52 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बेच दिए पिछले एक साल में। अमेरिका ने लगभग 600 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बेच दिए। अब नॉर्वे, जापान जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो भी बॉन्ड बेचने की तैयारी कर रहा है। तो अब यही है कि भाई अब आपने दुनिया भर से दुश्मनी मोल ली तो दुनिया भर के लोग भी आपकी बांह मरोड़ेंगे। मैं संजीव जी का रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर, फिर मैं मनीष भाई और आशीष सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि एसेंशियली एक बिजनेसमैन है, लेकिन अभी वो जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवहार हो चाहे वो सामरिक व्यवहार हो, उसमें मैं कोई सेंस नहीं देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि उनकी इस तरीके की नीतियों में कोई बिजनेस सेंस भी दिखाई देता है। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना या कहे कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला काम कर रहे हैं लगातार। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पड़ोसियों को, अपने एलाइज को, अपने जो क्लोज भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को टारगेट किया है और भारत और अमेरिका के संबंधों में जो डिसरप्शंस पैदा किए हैं, जाहिर है कि देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं विवेक जी, ये पिछले, जैसा कि हम आपके सोच में पहले भी कह चुके हैं कि पिछले 25 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, जिनमें कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, उन्होंने इसको गढ़ा था, बनाया था, रचा था। और ये जो संबंध, अगर मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और इस तरीके के संबंधों का जो अपने आप में जो महत्व है, उसको साइडलाइन करते हुए उन्होंने इस पूरे संबंधों को रशिया के प्रिज्म से तौलने की कोशिश की और एक अनावश्यक रूप से, अननेसेसरी तरीके से भारत को रशिया यूक्रेन के वॉर में घसीटने की, ड्रैग करने की कोशिश की और उसका आधार लेते हुए उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अभी आपने स्कॉट बेसेंट का, जो कॉमर्स सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो रशिया से जो ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहा था वो जो बढ़ाता जा रहा था, तो जो भारत के जो रिफाइनर्स जो ऑयल के जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे थे उसको यूरोप खरीद रहा था। और उन्होंने यूरोप की भी यहाँ पे आलोचना की कि यूरोप इस तरीके से अपने ही जो वॉर को वो फंड करने का काम कर रहा था। तो अब अमेरिका को ये भी अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भारत के द्वारा जो जिस तरीके का ऑयल का इंपोर्ट किया गया, उसका उनके जो अभी जो रिश्ते अब खराब होते जा रहे हैं, लेकिन यूरोपियन पार्टनर्स को भी उसका कितना लाभ मिला है। और इस तरीके से भारत ने पूरे विश्व में जो एक एनर्जी ट्रेड सप्लाई चेन्स को स्टेबल बनाए रखने में भी एक बड़ी भूमिका अदा की है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। देखिए, भारत ने रशिया के साथ जो ऑयल को खरीदने का जो निर्णय किया, वो अपने एनर्जी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव के लिए जरूरी था, बिल्कुल किया। भारत ने इस बात को डे वन से हमेशा से स्पष्ट किया कि चूंकि रशिया भारत को डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दे रहा था और रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलने की वजह से जो विश्व की जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स थी वो सीवियरली डिसरप्टेड हुई थी। उसके पहले कोरोना का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से चैलेंजेस, इन्फ्लेशन के जो क्राइसिस थे वो पहले से बनी हुई थी। तो इसी वजह से भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को टोटली एंड एब्सोल्युटली एक्सरसाइज करते हुए रशिया के साथ अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, अपने एनर्जी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्र के नागरिकों के जो भी हितों को ध्यान में रखते हुए, ये एनर्जी नीड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय, भारत ने निर्णय लिया। भारत का ये निर्णय किसी तरीके से अमेरिका के खिलाफ नहीं था। भारत, देखिए, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध, भारत रशिया यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का डे वन से भारत कहता रहा संवाद ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात राष्ट्रपति पुतिन से समर्थन, लेकिन वही बात है ना कि हम पे जबरन इतना करने के बावजूद हमको पनिश किया गया, इतना होने के बावजूद अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से। वही बात है। तो अब ये जो अप्रोच है, ये कहीं से भी, इसमें मैं बुद्धिमत्ता नहीं देखता, कहीं से कोई बिजनेस सेंस नहीं देखता। और इन्होंने जो है भारत और अमेरिका के संबंधों में जितनी प्रगति लगातार हो रही थी उसको डिसरप्ट करने का काम किया है। भारत ने विकल्प ढूंढे और विकल्प मिलने लग गए। मैं मनीष जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, विकल्प मिल गया ना भारत को? हम इसको हेलीकॉप्टर व्यू से देखते हैं। आप देखते हैं कि भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं है, नॉन अलाइंड नहीं है, वो मल्टीपल गुट के साथ है।
यानी मल्टी अलाइंड है। तो ट्रंप की परेशानी यह है कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है, और भारत को लगता है कि मैं अमेरिका पे डिपेंडेंट ही क्यों रहूं, मैं यूरोप जैसा नए पार्टनर ढूंढूंगा। तो ये अभी रस्साकसी चलेगी। और आप समझ लीजिए, हम यहां पर कड़वी बातें कर रहे हैं ट्रंप के लिए, लेकिन मोदी जी ने अभी तक ट्रंप के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं बोली है। क्योंकि आज भी भारत और अमेरिका में अगर हम कंपेरिजन करते हैं, अमेरिका भारत से हर मामले में बहुत विशाल है। और हमें हमें अमेरिका को दुश्मन नहीं बनाना है, हमें अमेरिका को अपना दोस्त बनाना है, बट बेस्ट किसी को नहीं बनाना है। बेस्ट फ्रेंड हमारा रशिया अभी है, और हम उस कॉस्ट को खोना नहीं चाहेंगे। तो भारत क्या कर रहा है? भारत तो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। ट्रंप का जो टैरिफ प्रेशर है वो भारत की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए पुश कर रहा है। मतलब अमेरिका कह रहा है, जैसे बच्चे को आप पानी में डाल देते हैं ना कि बेटा तैरना सीखो, हमें वी हैव टू बी थैंकफुल टू यूएसए। ये वो कह रहा है इंडिया से कि इंडिपेंडेंट होना सीखो। कल को मैं अगर नाराज हो गया तो तुम तैरना कैसे सीखोगे? तुम अकेले सड़क पर कैसे चलोगे? तो वो कह रहा है कि यूरोपियन के साथ मदर ऑफ वर्ल्ड डील कर लो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो सही मायने में जिसे कहते हैं कि अमेरिका हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। बस असली बात यह है कि वो इंडिया से नाराज क्यों है, कि कहता है कि एक ऑयल मत खरीदो और S-400 जैसी डिफेंस डील मत करो। लेकिन इंडिया का प्लान क्या है? उसका मेगा प्लान है। वो कहता है मुझे डिफेंस में एक तरफ मजबूत बनना है, दूसरी तरफ मुझे डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है, ताकि मैं पूरे विश्व को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं। तो ना केवल पैसा आए बल्कि पावर आए, लोगों को लगे अरे इंडिया, रशिया, चाइना, इजराइल, यूएस, ये वो कंट्री है जो डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल में जो टॉप 5 की पोजीशन है वो इंडिया, फाइनेंस, नॉट ओनली इन जीडीपी, फाइनेंस। हमारी अमेरिका पर डिपेंडेंसी किस बात को लेकर है? टेक्नोलॉजी सर्विसेज को लेकर है और डिफेंस को लेकर है। जो डिफेंस सामान हम उससे लेते हैं, डिफेंस की वो नीड आपका यूरोप पूरा कर देगा। और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वैसे भी अमेरिका सर्विसेज चलाने वाली जितनी कंपनीज है सब प्राइवेट है और सबके ऑफिसेज इंडिया में, तो वो तो बंद होने से रहे। तो डिपेंडेंसी हमारी वैसे हम यूएस से कम हो जाएगी। मैं एक जल्दी से आशीष जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी। विवेक, डिपेंडेंसी अमेरिका पे नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है कि अमेरिका इज अ ह्यूज इकोनॉमी। अनलाइक यूरोप, अमेरिका का इंडिया के साथ जो टोटल ट्रेड होता है, स्पेशली अगर आप सर्विसेज सेक्टर देखें, फार्मा सेक्टर देखें, तो दे आर वेरी ह्यूज। वहां पे डिमांड बहुत है एज कंपेयर टू वेरी स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज। और क्या हमने इसके लिए कुछ तैयारियां नहीं की हैं? नॉट रियली। दो बहुत मेजर डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं विवेक, जो आपके दर्शकों को जानना चाहिए। एक, काफी आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी, हमें MMRCA का एक डील करना था, उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपियन फाइटर्स, अमेरिकन कंपनीज और F-35 आपने सुन रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका काफी कुछ ये कोशिश कर रहा था कि ये टैरिफ का इनिशियल प्रेशर कुछ मंथ्स पहले जो किया था, उसका आउटकम हो सकता है कि वो डिफेंस डील, मेजर डिफेंस डील फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका को F-35 को चली जाए, जो कि हमारी सरकार ने, CCS ने अभी उसको अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने गो अहेड दे दिया है। फाइनल हो गया कि हम 126 रफाल डसॉ से खरीदेंगे। ये एक बहुत मेजर स्टेप है, जिसके बाद यूएस को पता चला कि उनकी वो टैक्टिक्स काम नहीं आई कि हमें दूसरे चैनल पे प्रेशराइज करके और ये वाली डील ले लें। वो बार बार हुडविंकिंग कहां पे कर रहे हैं? वो सिर्फ ट्रेड की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत बड़े बायर हैं कई सरकारी चीजों के, जिससे भी हमारा यही वजह है कि अभी आप देखिए रुपया थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द प्राइवेट सेक्टर ट्रेड विच मैटर्स, देयर आर अदर गवर्नमेंट पेमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज, जिसकी वजह से इन चीजों पे असर पड़ता है। दूसरा एक बहुत मेजर डेवलपमेंट टू आर गुड लक हुआ है कि अंडमान्स में, आपको पता होगा 30, 35, 40 इयर्स बैक हमने डिटेक्ट किया था बहुत ह्यूज पेट्रोलियम के, बिल्कुल सही मतलब स्टॉक्स, लेकिन उस समय वो इस स्टेटस को नहीं पहुंचे थे कि उनको रिफाइन किया जा सके और कमर्शियल यूज किया जा सके। अगले 1, 2, 3 सालों में आप देखेंगे millions of barrels of oil which will be dug out from the IOR region and will be exported to countries। ये बातें शायद ट्रंप के लोगों को भी पता है, इसीलिए वो टोटल गेम ऑयल का करना चाह रहे हैं।
not realizing के कि गेम India का is in a आशीष सर, much मुझे एक better और रीजन position लगता है today कि as compared to 10-15 years back. ऑयल को And they कंट्रोल करके cannot- ऑयल को कंट्रोल करके वो चाइना की एनर्जी नीड को एक तरह से कटल करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना का एनर्जी नीड जो है वो ऑयल पे डिपेंड करता है, इसलिए वो बहुत ईवी पर जोर देता है, बैटरी रिसाइकिल एनर्जी पर चाइना बहुत जोर देता है, और वहां पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी लोग नहीं खरीद सकते, ईवी ही खरीदना होता है। ऐसी तैयारी चाइना ने पहले कर रखी है। मैं जल्दी से मलिक सर का रिएक्शन चाहूंगा। मलिक सर कुछ कहना चाह रहे थोड़े। मलिक सर। विवेक जी देखिए, अमेरिका का जो कंसर्न है जो पूरे वर्ल्ड में है वो एनर्जी को कंट्रोल करना, और दूसरी बात एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करना, कंट्रीज को ब्लैकमेल करना। ये अपना ट्रम्प साहब भूल जाते हैं कि देखिए, देश के अंदर बिजनेस करना, देशों के साथ अपने एग्रीमेंट को आगे और मजबूती देना और स्थायित्व देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने मतलब मैं हल्के रूप में ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक अड़ियल एक जिद्दी बच्चा होता है ना, घर के अंदर उसकी कोई माँ बात मान लेती है तो उसको लगता है सब उसकी बात मान लेंगे, एक न एक वक्त आएगा जब उसको चाटा लगना ही लगना है। यही बात होती है कि देखिए, जब आप किसी देश को उनके हितों के खिलाफ इतना ज्यादा प्रेस करेंगे, इतना ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन आएगा। उसका रिएक्शन आएगा कि नए नए अलाइनमेंट्स होंगे, जो कि हो रहा है। और मैं कहता हूं धन्यवाद है ये ट्रम्प साहब का कि उन्होंने मजबूर किया है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को दोबारा से सोचने के लिए, पूरी दुनिया को रियलाइज करा दिया कि अमेरिका के भरोसे बैठना ठीक बात नहीं है। वो जो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना, जो जब वो विदेश मंत्री थे, कि अमेरिका का दोस्त होना तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना उससे भी ज्यादा घातक है। मलिक सर, ये प्रूव कर दिया है, पिछले एक साल से लगातार रिपीटेडली इस बात को प्रूव करते जा रहे हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट साहब ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। और देखिए विवेक जी, अमेरिका की हमसे शिकायतें कोई एक नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे देश की तरफ से रिएक्शन नहीं आता है, और आता है तो बहुत लो लेवल पे आता है, यानी कोई सेक्रेटरी लेवल पे आता है। देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम हमसे तब शुरू हो गई थी, जो एपरेंट प्रॉब्लम है, जब वो अफगानिस्तान के अंदर हमको एम्प्लॉय करना चाहते थे। वो अपनी वहां की जो उस टाइम की लड़ाई चल रही थी, हमको शामिल करना चाहते थे। भारत ने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो लार्जर इंटरेस्ट है, और हमारे अपने देश के प्रति वो हमको साजिश नहीं करते थे। वो हमको उसके बाद क्या है, आज जैसे कि हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अमेरिका हमको अगले 10-15 साल में एक डिफेंस का बड़ा मैन्युफैक्चर देख के अपना कॉम्पिटिटर समझता है। अभी देखिए, आगे कोई मिसाइल, कोई अपने देश कोई मिसाइल, कोई रक्षा के लिए खरीदना चाहता है $25 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एग्जैक्ट, 25 रुपीज में, और तो वो अमेरिका से 50 में क्यों लेगा? बात ये है कि हमारे यहाँ पे हम 25 रुपए में दे रहे तो अमेरिका से $10 में क्यों लेगा? बात सही है आपकी। तो एक थ्रेट देख रहा है चाइना की तरह, एक और भारत को उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग पावर देख रहा है, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन अब उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना ली जिसमें उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर कूद गए डोनाल्ड ट्रंप। अब नतीजा क्या होगा वो आने वाले वक्त में सबको पता चल जाएगा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।